नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैं पिछले क्लास में आप सबों को बताया था कि जो जीएस का जीपीएससी का जो प्रथम पत्र है, उस प्रथम पत्र में हमें जीएस में कहाँ से और किस किस सेक्शन से कितने सारे प्रश्न आ रहे थे, उनकी एक विस्तार पूर्वक हमने विवेचना की थी। आज इसी कड़ी में हम इस बात पर विवेचना करेंगे कि जो प्रश्नों की जो गहराई है, वो गहराई कितनी है, उसे हम कैसे समझें। तो मैंने आपको बताया था कि भारतीय इतिहास से 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। उन 15 प्रश्नों में से 5 प्रश्न प्राचीन भारत के, 5 प्रश्न मध्यकालीन भारत के और 5 प्रश्न जो है आधुनिक भारत से पूछे जाएंगे। अब ये जो पूछा जाएगा उसकी गहराई कितनी है, हमें इतिहास विषय के तैयारी में हमें कितना उसमें अंदर जाना है, क्योंकि जब हम इतिहास विषय को पढ़ते हैं तो उसमें जितना गोता लगाइए उसका था पता नहीं चलेगा। इतिहास विषय की तैयारी में 5 साल भी पढ़ा जा सकता है, 5 महीने भी पढ़े जा सकते हैं, 15 दिन भी पढ़े जा सकते हैं। अब यहाँ पर बात है कि हमारे जो जेपीएससी में जो प्रश्न पूछा गया है या जो 11 जेपीएससी में जो प्रश्न आएंगे, उसका चरित्र कैसा होगा, उसका नेचर कैसा होगा। तो उस नेचर को जानने के लिए उसके अतीत में जाकर के पता लगाना होगा। जैसे किसी व्यक्ति से आप जब कभी मिलते हैं तो सामने जब मिलते हैं तो आप पता करते हैं यह व्यक्ति कौन है और उस व्यक्ति का समाज में क्या रुख है, समाज के लोगों का क्या नजरिया है, उसको आप पता करते हैं कि आदमी कैसा है, इसका लेन देन कैसा है, कैरेक्टर कैसा है। ठीक वैसे ही जब हम सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहे हो और ख़ास करके जेपीएससी का जब प्रिपरेशन हो रहा हो, तो हमें विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को भी हमें जो है था लगाने की ज़रूरत है, उसके चरित्र को, उसके नेचर को देखने की आवश्यकता है। तभी हम अनुमान लगाएंगे कि आगे आने वाले परीक्षाओं में किस प्रकार से हमें पढ़ना है। तो हम इसी संदर्भ में हम आपसे बात कर रहे हैं 11th जेपीएससी के इतिहास विषय से पूछे जाने वाले प्रश्न। और इस इतिहास विषय में भी अगर हम बात करें, हम यहाँ पर हिस्ट्री को हम लोग देख रहे हैं, एकदम क्लियर कट हम लोग चल रहे हैं। जेपीएससी कौन सा जेपीएससी? तो 11th जो जेपीएससी जो होना है, जिसकी टेंटेटिव जो डेट है वह 17 मार्च 2024 को होना है। इसमें हिस्ट्री से हमारे 15 प्रश्न जो है पूछे जाएंगे और इस 15 प्रश्न में से हमें ये 3 भागों में हम इसे बांट करके हम देखेंगे। 5 प्रश्न जो है हमारा एंशिएंट से रहेगा, प्राचीन काल से रहेगा, प्राचीन भारतीय इतिहास से रहेगा। 5 प्रश्न जो है वह मध्यकालीन भारतीय इतिहास से रहेगा और 5 प्रश्न जो हैं वह हमारे आधुनिक इतिहास से रहेगा। तो हमारे टोटल जो प्रश्न आएंगे, वो टोटल प्रश्न हमारे इतिहास से जो आने वाले हैं, या हमारे सिलेबस में बहुत साफ और स्पष्ट शब्दों में इस बात की व्याख्या कर दी गई है कि प्राचीन काल से आपके 5 प्रश्न, मध्यकालीन भारत से 5 प्रश्न और आधुनिक भारत से 5 प्रश्न आपके रहेंगे ही रहेंगे। मतलब ये है
कि अगर आप प्राचीन काल को पढ़ रहे हैं तो आप निश्चित रूप से 5 प्रश्न आप बनाएंगे। लेकिन अब यहां पर बात उठ रही है कि हम प्राचीन काल में हम कितनी गहराई में जाएं। तो सबसे पहले ये तो हमें क्लियर हो चुका है कि हमें प्राचीन काल में हमें जो है कि 5 प्रश्न हमें जो है कि हमें बनाने हैं और प्राचीन भारतीय इतिहास से हमें 5 प्रश्न आएंगे। ये हमारा सिलेबस हमें कहता है और इस बात को हम स्वीकार करते हैं कि 5 प्रश्न हमारे वहाँ से निश्चित रूप से रहेंगे। अब ये 5 प्रश्नों का कैरेक्टर कैसा है इसको हमें जानना है। इसे जानने के लिए हमें क्या करना होगा, तो पीछे प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों का मूल्यांकन करना होगा, उसे देखना होगा, उसको समझना होगा और उसी को समझ करके हमें उस पेपर के नोट्स हैं या बुक हैं उसमें जा करके उसी के अनुरूप हमें गोता लगाना होगा। तो चलें हम इसी बात पर हम बात करते हैं। आज हम भारतीय इतिहास के संदर्भ में आपको हम बताने के लिए यहाँ पर आए हैं। ये साफ हो चुका है कि भारतीय इतिहास से 15 प्रश्न रहेंगे और उन 15 प्रश्नों में से 5 प्रश्न एंशिएंट से रहेंगे, प्राचीन भारतीय इतिहास से रहेंगे। तो चलते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास। अब ये प्राचीन भारतीय इतिहास का जो अवधि है उस अवधि पर हम बात करेंगे और उस अवधि पर बात करने के उपरांत हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर भी हम लोग विवेचना करेंगे और उन प्रश्नों को भी हम आपको दिखाएंगे जो हम लेके आए हैं। उल्लेखनीय है, नए छात्रों को इस बात का पता होना चाहिए कि हमारे जेपीएससी में समय समय पर सिलेबस में परिवर्तन होता रहा है। 6 जेपीएससी में हमारे सिलेबस में आमूलचूल परिवर्तन किया गया। जहां पर पहले हमारे प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर हुआ करते थे, CSAT 1 और CSAT 2, जिसमें प्रथम पत्र में हमारे जीएस के कुछ और चीज़ें होती थी, सेकेंड पत्र में भी हमारे जीएस की कुछ चीज़ें होती थी। अभी उसके बारे में हम यहाँ चर्चा नहीं कर रहे हैं। लेकिन 6 जेपीएससी में जब हमारे सिलेबस में बदलाव आया तो फर्स्ट पेपर में हमारे समान अध्ययन से संबंधित प्रश्न है और सेकेंड पेपर में हमारे जो है कि झारखंड से संबंधित प्रश्न है और हमारे पूरे प्रश्नों का जो फॉर्मेट है, सिलेबस है, वो चेंज कर दिया गया है। तो 6 और चेंज किए गए सिलेबस के अनुरूप हमारी 6ठी जेपीएससी और हमारी 7वीं जेपीएससी की परीक्षा हो चुकी है। पुनः इसी वर्ष 21 जनवरी 2024 को बैकलॉग की वैकेंसी आई थी और उस बैकलॉग की वैकेंसी जो है नए सिलेबस के पैटर्न पर ही संपन्न हुआ है। तो कहने का तात्पर्य है कि नए सिलेबस के पैटर्न पर 3 परीक्षाएं हुई हैं और उन 3 परीक्षाओं के प्रश्न पत्र हमारे पास मौजूद है और उस मौजूद प्रश्न पत्रों में प्राचीन भारत से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को हम आपके सामने रखेंगे और उसकी विवेचना हम करेंगे। लेकिन उसके पहले हम प्राचीन काल की अवधि क्या है उसके बारे में हम आपको थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर हम दे देना चाहते हैं। तो चलें हम आपको प्राचीन काल के बारे में और इतिहास के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी आपको दे दें। तो देखिए, ये जो इतिहास जो होता है, ये इतिहास है क्या? पहले इस बात को हम समझें कि इतिहास क्या है। क्या है इतिहास? ये हमारे प्रश्न हैं। इसी प्रश्न के अनुरूप से हम था लगाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि प्रश्नों का चरित्र कैसे बनता है। तो देखिए, अतीत की घटनाओं का अध्ययन करना ही इतिहास है, जिसके केंद्र बिंदु में मानव है। अब देखिए, अतीत में तो कई घटनाएं घट गई। कभी उल्का गिर गया होगा पृथ्वी में, कभी उल्कास्म गिर गया होगा, कभी धूमकेतु गिर गए होंगे, कभी हमारी पृथ्वी की रचना हुई होगी, कभी जो है कि भूकंप आए होंगे, ज्वालामुखी आए होंगे। ये हमारा विषय वस्तु इतिहास का नहीं है। इतिहास का विषय वस्तु ये है कि इस धरती पर मानव के उद्भव के साथ मानव के कर्मिक विकास की गाथा का अध्ययन करना ही इतिहास है।
तो इस धरती पर मानव कब से आया? तो इस धरती पर मानव जो है कि 25 लाख वर्ष पूर्व अथवा 20 लाख वर्ष पूर्व के आसपास इस धरती पर मानव आया, और 20 लाख 25 लाख वर्ष पूर्व से निरंतर मानव एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी से तीसरी पीढ़ी, तीसरी से चौथी पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी वह अपना समय बढ़ाता रहा, और उन तमाम पीढ़ियों का समग्र अध्ययन, उन तमाम मानव जाति का जो अतीत में गुजरा है उनके कालखंड, उन संपूर्ण कालखंड का अध्ययन करना ही मानव है, इतिहास है। तो मानव को केंद्र में रख करके उनके अतीत के उपलब्धियों का अध्ययन करना ही इतिहास है। यद्यपि हमारे महाभारत के शांति पर्व में कहा गया है कि वह विद्या जो हमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की शिक्षा देता हो उसे हम इतिहास कहते हैं। वहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं अतीत का संकलन ही इतिहास है। आप समझ रहे होंगे, इतिहास के शब्दों को अगर हम तोड़ते हैं तो उसका अर्थ आता है ऐसा निश्चित रूप से हुआ है। और अगर हम इंग्लिश में हिस्ट्री शब्द को अगर हम तोड़ते हैं HISTORY, तो अगर हम यहां तक हम अगर इसे लेते हैं तो स्टोरी, यहां पर स्टोरी आ रही है, कहानी। और अगर हम इसे दूसरे तरीके से हम देख रहे हैं किसकी स्टोरी, तो यहां पर हीज, माने इसे हम लिए यहां पर हीज और यहां पर लिए हम स्टोरी, तो उसकी कहानी, तो उसकी कहानी किसकी? मानव की कहानी। और मानव की कहानी का क्रमबद्ध अध्ययन ही हमारा इतिहास है। मतलब मानव के केंद्र में रख करके उनकी कर्मिक विकास और विकास की गाथा का अध्ययन करना ही हमारा इतिहास है। अब जब यहां पर मानव है और ये इतिहास है, इतिहास जो है किससे संबंधित है? तो इतिहास जो है वो मानव से संबंधित है। ये मानव है, तो मानव के उपलब्धि, क्या उपलब्धि? तो इसकी जो है जीवन, इनकी जो है धर्म, इनका जो है शासन प्रणाली, इसकी जो है अर्थव्यवस्था, इनका जो है कला, इनका जो है संगीत, इसका जो है स्थापत्य, इसका जो है शिक्षा, इसका जो है बस्ती, इसका जो है व्यापार, एक्सेट्रा। माने तमाम जो इनके जो विकास हुए, इनकी जो तकनीकी विकास हुई, या इनके इर्द गिर्द में मानव ने तमाम वातावरण का जो इसने क्रिएट किया, उन तमाम वातावरण के विकास को अध्ययन करना ही हमारा जो है वो इतिहास है। तो देखिए इतिहास कितनी रुचिकर विषय है। अब इसमें हम इन मानव के तमाम जो उपलब्धियां हैं, उन उपलब्धियों का ही अध्ययन करना इतिहास है। अब मानव कब से आता है? तो मानव का जो विकास है, मानव का जो उद्भव है, ये मानव जो है यहां पर मानव आया कब से? तो मानव का उद्भव मतलब कि इसके पहले जो था वह प्राणी था, और ये प्राणी क्या है? तो ये जंगल में रहते थे। लेकिन जंगल में रहने वाले प्राणी जब अपने मस्तिष्क का अर्थात मन का जब प्रयोग करने लगा और पशु रूपी जीवन को इसने छोड़ दिया या छोड़ने की प्रक्रिया का जब इसने प्रारंभ
किया तो उसी समय से जंगल रूपी प्राणी मानव की श्रेणी में परिणत हो गया और ये विशेषताएं जब से ये आत्मसात किया तब से ये मानव रूप इसने धारण कर लिया। और ये विशेषता जो है, यही विशेषता लगभग 25 लाख बीसी से, बिफोर क्राइस्ट से लेकर के, या 20 लाख बीसी से लेकर के आगे बढ़ता है और अब तक जो मानव का जो विकास हुआ है हर युग में, हर काल में, उसी का अध्ययन इतिहास है। ये जो मानव का उद्भव है, ये उद्भव कहाँ हुआ था? तो ये मानव का उद्भव जो है वह अफ्रीका में आपका जो है कि हुआ। और अफ्रीका में आपका जो है कि आप जान रहे हैं कि अफ्रीका महादेश से ये हमारा जो है ये अफ्रीका महादेश है और इस अफ्रीका महादेश में केनिया, तुर्काना झील, अल्जीरिया, इन सारे क्षेत्र में जो है कि मानव के प्राचीनतम गतिविधि और उनके अवशेष जो है हमें प्राप्त होते हैं। और इसी अफ्रीका से मानव का एशिया में प्रवेश हुआ, यूरोप में प्रवेश हुआ, ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश हुआ, दक्षिण अमेरिका में हुआ, उत्तर अमेरिका में हुआ। यहीं से मानव जो है इस पृथ्वी के भिन्न भिन्न महाद्वीपों पर प्रवर्जित हुए। अगर हम भारतीय इतिहास में मानव का आगमन की हम बात करते हैं तो भारत में मानव का सबसे प्राचीनतम जो है कि सामग्री जो प्राप्त होती है, मतलब मानव का अवशेष नहीं, मतलब मानव के द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली सामग्री का प्राचीन स्रोत के बारे में हम लोग बात करें, उन सामग्री का, मानव के अवशेष तो नहीं लेकिन मानव के द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली सामग्री का, तो ये हमें जो है 14 लाख वर्ष पूर्व हमें जो है महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान से प्राप्त होता है। कहां से? महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान से हमें प्राप्त होता है। ये अगर हम लोग देख रहे हैं ये भारत है, तो महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान से हमें जो है 14 लाख वर्ष पूर्व जो है मानव के द्वारा उपयोग में की जाने वाली सामग्रियां हमें प्राप्त होती है। लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि ये सिर्फ एक ही जगह से मिला है और इसे हम अपवाद मान लें तो भारत में मानव के द्वारा समान तौर पर उपयोग में लाई जाने वाली सामग्रियां जो हमें प्राप्त होती है वह लगभग जो है मुख्य तौर पर 5 लाख वर्ष पूर्व से प्राप्त होती है। समान तौर पर मुख्यतः 5 लाख वर्ष पूर्व से मानव की गतिविधियां भारत में निरंतर हमें प्राप्त होने लगता है। और ये 5 लाख वर्ष पूर्व से हमारी जो इतिहास है वह निरंतर जो है वो चलना प्रारंभ कर देती है। अब ये 5 लाख से चलते हुए हम कई युगों का सफर तय करते हैं। तो मोटे तौर पर हम यहां समझाएं कि 5 लाख वर्ष पूर्व से लेकर के 5 लाख वर्ष पूर्व से लेकर के अब तक माने अभी जो प्रेजेंट चल रहा है, आज डेट जो है 9 फरवरी 2024 तक, ये संपूर्ण अवधि जो है वह इतिहास के दायरे में, जो क्षण गुजर गया वह इतिहास में जाके समा गया। तो ये पूरा संपूर्ण दौर 5 लाख बीसी से लेकर के वर्तमान समय तक के गुजरे हुए पल जो है वह इतिहास का हिस्सा है। इसे इतिहास हम कहते हैं।
और इस संपूर्ण काल खंड को, ये जो 5 लाख BC से लेकर के अब तक का जो संपूर्ण कालखंड है, इस संपूर्ण कालखंड को 3 भागों में बांटा गया है। ये संपूर्ण कालखंड को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला जो कालखंड है यह है प्राचीन भारत का इतिहास। ये प्राचीन भारत का इतिहास नंबर 1, ये कब से कब तक है? तो ये फिर आता है 5 लाख BC से लेकर के 7वीं 8वीं सदी के मध्य तक का जो कालखंड है, इसे हम प्राचीन भारत के इतिहास में हम रखते हैं। दूसरा जो कालखंड है वह है हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत का इतिहास, इसकी अवधि क्या है? तो ये 8वीं सदी से लेकर के 18वीं सदी के मध्य तक, ये जो अवधि है, इस अवधि को मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम rखते हैं। और तीसरा चरण है हमारा आधुनिक भारत का इतिहास। ये 18वीं सदी से, माने ये मध्यकाल से लेकर के अब तक का जो अवधि है वह हमारा आधुनिक भारत का इतिहास है। लेकिन हम सिलेबस में हमें 1964 ईस्वी तक हमें पढ़ने की आवश्यकता है। उसके बाद इधर हम लोग कंटेम्प्रेरी इश्यूज जो हैं उसे हम लोग तो पढ़ते ही पढ़ते। तो हमारा ये जो इतिहास हुआ, यही इतिहास हमारा जो है 3 चरणों में विभाजित हो गया। एक हुआ प्राचीन भारत का इतिहास, जो 5 लाख BC से लेकर के 7वीं से 8वीं AD तक का जो कालखंड है, उस कालखंड को हम प्राचीन भारत का इतिहास कहते हैं। दूसरा है मध्यकालीन भारत का इतिहास, जो 18वीं सदी से लेकर के हमारा जो है कि 8वीं सदी से लेकर 18वीं सदी तक के मध्य के बीच में है। और तीसरा है 18वीं सदी से लेकर के अब तक या 1964 ईस्वी तक जो है हमें अध्ययन करना है। ये हमारा जो है कि आधुनिक भारत का इतिहास है। और इससे हमारे जो है 5 प्रश्न रहेंगे, इससे हमारे 5 प्रश्न रहेंगे, इससे हमारे 5 प्रश्न रहेंगे, कुल हमारे जो है 15 प्रश्न रहेंगे। अब यहां पर बात उठता है कि ये जो प्राचीन भारत का जो इतिहास है, उस इतिहास में हमें क्या क्या पढ़ना है और कौन कौन से चैप्टर हैं। यद्यपि जब हम झारखंड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को जब हम देखते हैं तो हमारे प्रश्न जो है हड़प्पा काल से प्रारंभ होते हैं, लेकिन यहां पर कोई तिथि हमारी अंकित नहीं है। प्राचीन काल से 5 प्रश्न रहेंगे और प्राचीन काल की अवधि प्रारंभ होती है 5 लाख BC से। तो हमें इतिहास को खंगालने के लिए और इतिहास को जानने के लिए हमें 5 लाख BC से उठा करके पुस्तकों का अध्ययन करना पड़ेगा। तो चले अब हम आपको 5 लाख BC से लेकर के 7वीं 8वीं सदी तक हमें कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ने हैं, उन चैप्टर से आपको हम अवगत कराते हैं। और फिर उस चैप्टर में जो जो चीजें हैं, उन चीजों को बड़े ही संक्षिप्त और स्पीड में हम आपको बताते जाएंगे। उसके पहले हम प्रश्नों के स्वरूप पर हम लोग विवेचना करेंगे और उसके बाद हमें कितना गहराई में जाना है उसको देखते हुए उस पर हम लोग विवेचना करेंगे। आप देखेंगे, आप निरंतर सुनते रहेंगे तो आप देखेंगे कि आपको इतिहास की समझ जो है वह निश्चित रूप से आप जो है कि विकसित कर लेंगे। तो आते हैं अब हम कि हमारा जो यहां पर जो ये बताया गया कि 5 लाख वर्ष पूर्व से
हमारा जो है इतिहास प्रारंभ होता है। और हम लोग देख रहे हैं प्राचीन काल का, तो देखें कि हम लोग कौन कौन से चैप्टर को हम लोग यहां पर देखेंगे। तो यहां पर देखिए, हम सबसे पहले जो है वो प्रागैतिहासिक काल, हम लोग प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन करेंगे। ये प्रागैतिहासिक काल, इधर हम अवधि को भी लिखते जाते हैं, ये कब से कब है। ये पहला टॉपिक हमारा होगा प्रागैतिहासिक काल। और प्रागैतिहासिक काल का जो अवधि है, यहाँ समय है, अवधि यहाँ पर हम यहाँ पे अवधि को लिख रहे हैं। और यहाँ पर हम जो है कि जो विशेष कालखंड है उनका नाम लिख रहे हैं। मतलब है हम यहाँ पर काल लिख रहे हैं और काल की अवधि, कालखंड, या हम कह सकते हैं काल का शीर्षक हम लिख रहे हैं। तो प्रागैतिहासिक काल 5 लाख BC से लेकर के 3000 BC का जो कालखंड है, इस कालखंड को हम प्रागैतिहासिक कालखंड में हम रखते हैं। प्रागैतिहासिक कालखंड को हम स्पेशली आपको पढ़ाएंगे। यह दौर है धातु के पूर्व का दौर, यह दौर है पाषाण के उपकरणों का उपयोग करने का दौर, यह दौर है पढ़ने लिखने का नहीं का दौर। तो ये किस प्रकार मानव रहते थे, इस पर विशद रूप से हम चर्चा करेंगे। दूसरा टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वह ताम्र पाषाण काल पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक हमारा होगा ताम्र पाषाण काल, और इसकी अवधि है 3500 BC से लेकर के 1200 BC तक का कालखंड है। इसी में इसे हम 3 चरणों में पढ़ेंगे। चरण 1, चरण 2 और चरण 3। इस चरण 1 का जो है 3500 से 2500 BC रहेगा। चरण 2 2700 से BC से लेकर के आपको 1700 BC रहेगा। और चरण 3 जो है 1900 BC से लेकर के 1200 BC, और इसे एक्सटेंड करते हुए हम लोग 700 BC तक हम लोग अध्ययन करेंगे। और यहाँ उल्लेखनीय है, मुझे ये इसलिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे उल्लेखनीय इसलिए है कि ये जो द्वितीय चरण है, इस द्वितीय चरण में ही हम जो है हड़प्पा काल को हम पढ़ाएंगे। और हड़प्पा काल एक कांस्य युग है, और ये हड़प्पा जो है वो सभ्यता का काल है। इसी में हम इसी ताम्र पाषाण के शीर्षक में चरण 2 में हड़प्पा, तो अर्थात हड़प्पा भी हमें जो है इसमें हमें जो है कि पढ़ लेना है। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, आगे हम देखेंगे कौन सा। तो अगला चैप्टर हमें पढ़ना है वैदिक काल। वैदिक काल हम पढ़ेंगे। इसकी अवधि होगी आपको 1500 BC से लेकर के 600 BC। और इसमें हम वैदिक काल को 2 भागों में अध्ययन करना है। एक करना है पूर्व वैदिक काल, और दूसरा करना है उत्तर वैदिक काल। इसकी अवधि है 1500 BC से लेकर के 1000 BC तक, और इसकी अवधि है 1000 BC से लेकर के 600 BC तक। ये हमारा एक चैप्टर है। इसमें फिर क्या क्या विशेषताएं हैं, इन सारे विशेषताओं को देखेंगे। अगला चैप्टर आपको वैदिकोत्तर काल, वैदिकोत्तर काल हम लोग देखेंगे। इसकी अवधि है 600 BC से लेकर के 400 BC तक के कालखंड है। ये वैदिकोत्तर काल के संदर्भ में बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीजें हम बता दें। वैदिकोत्तर काल जो है वैदिक काल के उपरांत का जो कालखंड है, उसे इतिहास में वैदिकोत्तर कालखंड कहा जाता है। जैसे आप ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद आप पीजी करते हैं, तो आप कहते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी,
यह स्नातक से स्नातकोत्तर वैदिकोत्तर कालखंड है। लेकिन यह वैदिकोत्तर कालखंड को हम कई चश्मे से, कई नजरिए से, कई नामों से हम पुकारते हैं। इसी कालखंड को 16 महाजनपद भी कहते हैं। इसी कालखंड को सूत्र लेखन का कालखंड कहते हैं। इसी कालखंड को बुद्ध एवं महावीर का कालखंड कहते हैं। इसी कालखंड को मौर्य के पूर्व का कालखंड भी कहते हैं। जिस चश्मे से देखिए उसी चश्मे से यह दिखाई देता है। तो यह वैदिकोत्तर काल भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है और इनमें ये सारे चैप्टर के अनुरूप अगर हम वैदिक के संदर्भ में उसकी बात कर रहे हैं तो वैदिकोत्तर काल है। अगर इसी कालखंड में 16 महाजनपदों का अस्तित्व था उसके संदर्भ में अध्ययन कर रहे हैं तो 16 महाजनपद काल है। वैदिक साहित्य क्लिष्ट थे, विस्तृत थे, उसको जो है कि बहुत ही माने कि छोटा करके, कॉम्प्रेस्ड करके फार्मूले में वैदिक साहित्यों की रचना की गई, सूत्र में लिखा गया, तो इसे सूत्र लेखन कहा गया। वैदिक साहित्य को समझने के लिए हमें कुछ विशिष्ट साहित्य की रचना की गई, जैसे वेदांग की रचना की गई, तो इसे वेदांग काल भी कहते हैं, वेदांग साहित्य भी कहते हैं। वेदांग साहित्य 6 है, शिक्षा, कल, व्याकरण, निरुक्ता, छंद और ज्योतिष, सब जानते होंगे। तो ये वैदिकोत्तर काल 16 महाजनपद का काल कहलाता है, सूत्रलेखन का काल कहलाता है, बुद्ध और महावीर का काल कहलाता है, मौर्य के पूर्व का काल कहलाता है, वेदांग का काल कहलाता है। ये सारे नजरियों से इस कालखंड को आपको देखना है। सतही सही, लेकिन समझ तो आपको विकसित करना ही पड़ेगा। आगे हम बढ़ते हैं तो फिर हमारा आता है मगध राज्य का उत्थान या साम्राज्य का उत्थान। फिर अगला टॉपिक आता है मौर्य वंश। फिर मौर्यों के बाद आता है अवधि है मौर्य वंश का। ये आपको मगध का उत्थान जो है ये 4th BC वही है, 600 BC से लेकर के 400 BC तक के समय है, वही समय है। मौर्य वंश का है 4th BC से लेकर के 2nd BC तक का जो अवधि है, 4वीं सदी ईसा पूर्व से 2री सदी ईसा पूर्व का जो अवधि है वो मौर्य वंश के बारे में हमें पढ़ना है। मौर्यों के बाद हमें जो है मौर्योत्तर काल हमें पढ़ना है। और इस मौर्योत्तर काल जो है 2nd BC से लेकर के 3rd AD तक का काल, ईस्वी तक के काल में हमें पढ़ना है। और इस काल में हमारे देश में 2 तरह के राजवंशों का शासन हुआ था। एक था विदेशी शासकों का अधिपत्य, विदेशी शासक, और दूसरा था देशी शासक, देशी शासकों का शासन। ये विदेशी शासकों में हिंद यूनानी, शक पहलव और कुषाणों का शासन हुआ। इसे मैं थोड़ा सा यहां पे मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से हल्का सा मैं आपको टच कर देता हूं, हल्का सा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा सिलेबस में। थोड़ा सा यहां पे देखिए। एक्चुअली ये जो हमारा जो भारत है, ये जो भारत को आप लोग जो देख रहे होंगे, थोड़ा सा बढ़िया कर दें। मान लीजिए इंडिया है, आप समझ रहे हैं। अब देखिए, मौर्यों के पतन के बाद भारत में
सबसे पहले आक्रमण करने वाले जो लोग थे, इधर से मौर्य का जब पतन हुआ तो विदेशी आक्रांता भारत में अटैक किया, और इस समय सबसे पहले यहां पर आया हिंद यूनानी। उसके बाद हिंद यूनानी के पीछे पीछे आया शक, और इसी के समानांतर आया आपको पहलव ईरान से। इसके बाद आया आपको कुषाण। तो ये हिंद यूनानी विदेशी है, शक पहलव विदेशी है और कुषाण विदेशी है। इनकी सत्ता महाराष्ट्र से लेकर के वाराणसी तक ये पूरा इलाका जो था वो विदेशी राजाओं के प्रभाव में था। ये पूरा इलाका जो है विदेशी। तो मौर्योत्तर काल में ये 3 विदेशी शासक जो है भारत में यहाँ पर शासन करते हैं। और यहाँ पर आपको मगध जो पाटलिपुत्र है, यहाँ पर सबसे पहले जो है मौर्यों को अपदस्थ करके शुंग शासक बने और शुंगों को अपदस्थ किया कण्व ने। तो यहाँ पर शुंग और कण्व का शासन जो है इस स्थान पे आपको पाटलिपुत्र और मगध में रहा। ये उड़ीसा में आपको जो है खारवेल का शासन रहा। महामेघवाहन या चेदी वंश से ये संबंधित थे। और ये जो पूर्वी महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के जो एरिया था, यहां पर आपको जो है सतवाहन शासकों ने शासन किया। तो हमारे मौर्योत्तर काल में 3 विदेशी सत्ता और 3 देशी सत्ता का शासन रहा। यहां से भी आपके जो है कि प्रश्न रहेंगे, इसके बारे में भी विशद रूप से हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये आपके चैप्टर है। अगर हम उत्तर भारत के संदर्भ में और उसकी भूमि के संदर्भ में बात करें तो मौर्यों के बाद में 3 हमारी जो है देशी सत्ता और 3 हमारी जो है ये 3 देशी सत्ता और 3 विदेशी सत्ता का शासन रहा। और समकालीन इसी समय सुदूर दक्षिण भारत में जो आज दक्षिणी आंध्र प्रदेश और ये वाला जो एरिया जो देख रहे हैं सुदूर दक्षिण भारत का, इस सुदूर दक्षिण भारत में, इसको हम जूम करके थोड़ा सा और बढ़िया कर दे और समझिए थोड़ा सा। इस सुदूर दक्षिण भारत में ये जो एरिया जो देख रहे हैं, ये वाला एरिया, इसमें यहां पर आपको जो है चेर, यहां पर आपको जो है पांड और यहां पर आपको जो है चोल, ये 3 राजवंशों ने शासन किया। और इन 3 राजवंशों को जानने का जो स्रोत है वह संगम साहित्य है। तो ये संगम और ये तीनों राजवंश जो है वो संगम वंश के नाम से इतिहास में जाने जाते हैं। तो हमें जो है कि इसके बाद जो मौर्य है, जब हम उत्तर भारत के संदर्भ में जब हम बात कर रहे हैं कि उत्तर भारत में हमें मौर्योत्तर काल पढ़ना है, तो इसके बाद इसी के समानांतर जो है कि हमें जो है क्या है, तो हमें संगम वंश भी पढ़ना है। इसके बाद हम उत्तर भारत की तरफ चलते हैं। तो उत्तर भारत में हमारा जो है गुप्तों का आगमन हो जाता है। तो हमारा गुप्त वंश जो है कि हमें पढ़ना है। संगम वंश जो है 2nd BC से लेकर के 3rd AD तक जो है सुदूर दक्षिण में इनका प्रभाव रहा। कहीं कहीं पे ये 3rd BC भी आपको जो है मिल सकता है। गुप्तों का काल जो है वह 3rd AD से लेकर के 6th AD तक हमारा कालखंड रहा। मुख्य तौर पर 319 AD से लेकर के 550 AD तक का जो कालखंड है वह गुप्तों का कालखंड है। और गुप्त में कई प्रतापी शासक हुए, उनकी उपलब्धियों के बारे में हमें पढ़ना है। इसके बाद गुप्त के बाद जो है कि हम लोग गुप्तोत्तर काल में आएंगे और क्षेत्रीय राजवंशों से संबंधित हमारा जो है कि यहाँ पर हमें पढ़ना है मौर्य राजवंश है या उत्तर गुप्त वंश है उसके बारे में। और इसके बाद हमारा जो है हर्ष के बारे में पढ़ना है। और हर्ष के बाद जो है इसका कालखंड है 606 ईस्वी से लेकर के 647 ईस्वी। और इसके बाद इसी के समानांतर हमें चालुक्यों के बारे में भी थोड़ा सा स्टडी करना है। इसके बाद जो है हमारा जो है राजपूत काल जो है हमारा प्रारंभ हो जाएगा। और राजपूत काल जो है वह हमारा जो है मध्यकालीन भारत के इतिहास में प्रवेश कर जाएगा, मध्यकालीन भारत में। तो अब हमें देखना है
कि हमें कितने चैप्टर उभर करके सामने आ रहे हैं। तो यहां पर देखिए कि हम कितना चैप्टर जो है कि हमें एंशिएंट में हमें जो है पढ़ना है। अब यहां से अगर हम लोग बात करते हैं, ऊपर से हम लोग बात कर रहे हैं, तो आप देखते जाइए कि हम कितने चैप्टर पर आपको ध्यान आकर्षण हमने कराया है, उसको आप देखिए। हमने आपको जो है थोड़ा सा दूसरा पेन का ले लें कलर, ये ग्रीन ले लेते हैं। अब देखिए हमने आपको बताया प्रागैतिहासिक काल जो है आपको पढ़ना है 5 लाख BC से 3000 BC। इससे प्रश्न आने की संभावना थोड़ी कम है, लेकिन दूसरा चैप्टर, दूसरा हमने एक यहां बताए, दूसरा चैप्टर है ताम्रपाषाण काल बताया। इस ताम्रपाषाण काल में हड़प्पा हमारा लिए महत्वपूर्ण है और यहां से हमारे प्रश्न रहेंगे। तो दूसरा चैप्टर हमें पढ़ना है ताम्रपाषाण काल तथा हड़प्पा। तीसरा चैप्टर जो है कि हमें जो मुख्य तौर पे पढ़ना है वह है हमारा वैदिक काल। वैदिक काल 1500 BC से 600 BC तक पढ़ना है। चौथा चैप्टर जो हमें पढ़ना है वह वैदिकोत्तर काल है, और इसी वैदिकोत्तर काल में हमें जो है बुद्ध और महावीर से संबंधित जो है कि हमें पढ़ना है। तो चौथा चैप्टर हमारा एक बड़ा चैप्टर होगा, और बुद्ध, महावीर और वेदांग और सूत्र लेखन और 16 महाजनपद जो है इसी में पढ़ेंगे। आगे हमें जो है 5वां चैप्टर जो है कि मगध राज के उत्थान हम पढ़ेंगे। हम इसमें भी शामिल कर सकते हैं, अलग से भी हम पढ़ सकते हैं। अगला जो है 6ठा चैप्टर जो हमारे लिए महत्वपूर्ण बन रहा है यहाँ पर, वह हमारा जो है वह क्या है कि मौर्य वंश हमको पढ़ना है 4th BC से लेकर के 2nd BC तक। और 7वां हमें जो है देशी और विदेशी शासकों का भारत में जो शासन हुआ है मौर्योत्तर काल, उसके बारे में पढ़ना है, जहां पर हिंद यूनानी बताए थे, शक पहलो बताए और आपको कुषाण बताए, और देशी शासकों में हम आपको शुंग वंश बताए, कर्ण वंश बताए, महामेघवाहन अर्थात चेदी वंश बताए, खारवेल बताए और सतवाहन वंश, उनके बारे में हमें पढ़ना है। और 8वां चैप्टर जो है वो संगम काल हमें पढ़ना है, और 9वां चैप्टर जो हमें पढ़ना है वह गुप्त काल पढ़ना है। चैप्टर 9 जो है वह गुप्त काल है हमारा, ये गुप्त काल हमें पढ़ना है। और 10वां चैप्टर जो है हमें गुप्तोत्तर काल, और 11वां चैप्टर जो है हर्ष हमें पढ़ना है, और कुछ पोर्शन हो सकता है चालुक्य का पढ़ना है, और कुछ राजपूत काल को अगर हम पढ़ लें तो ठीक है, नहीं तो मेडिवल में पढ़ेंगे। कुल मिलाकर के हमें प्राचीन भारतीय इतिहास में 11 चैप्टर पढ़ने हैं, और इस 11 चैप्टर से जो है कि हमारे 5 प्रश्न रहेंगे। देखिए भैया कितना लंबा चौड़ा हमें पढ़ना है। तो हमें बहुत गहराई में पढ़ना है कि ऊपर ऊपर पढ़ना है। इसको हम कैसे जानेंगे? तो इसको जानने के लिए हमारे पास औजार है, और उन औजारों को हम लोग देखेंगे। और औजार क्या है? औजार ये है कि जो 6ठा JPSC में जो प्रश्न आए थे, उस 6 JPSC में पूछे गए प्रश्नों का जो स्वरूप था वह कैसा था, उधर हमने चैप्टर के बारे में बताया। अब हम लोग जो है कि देखेंगे इसके बारे में कि 6 JPSC में एंशिएंट हिस्ट्री से कौन से प्रश्न हमारे पूछे गए थे। उन प्रश्नों को हम सिर्फ आपके सामने यहां पे पढ़ देते हैं, फिर इसके उत्तर पर भी हम लोग बात करेंगे। यहां पर है कि भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल कौन सा है। अब ये प्रश्न जो है आपको पूछा गया, इसमें उत्तर है आपको राखीगढ़ी। तो आपके हड़प्पा से प्रश्न जो है आपको आया था। अब इसमें भी हड़प्पा में है, आप देखेंगे 7 JPSC में भी हड़प्पा से प्रश्न है, और आपके जो बैकलॉग की जो एग्जामिनेशन हुआ 21 जनवरी 2024 को, वहां भी आप हड़प्पा से प्रश्न देखेंगे। तो यहां पे आपको हड़प्पा से प्रश्न उठा रहा है। दूसरा आपको कि ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित था वो कौन था, तो सभा था। तो यहां पर भी आपके जो है कि प्रश्न जो है वैदिक काल से आपके यहां पर आ गया। दूसरा चैप्टर जो है कि हम लोग देखें नेक्स्ट, तो ये आ गया बुद्ध और महावीर के काल से, कि आपके जो है यमक बुद्धि पिटक से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो सुत पिटक से संबंधित है कि अभिधम पिटक से संबंधित है। तो ये प्रश्न जो है आपके जो है कि यहां पर आपको आ गया। तो यहां पर आपको जो है कि प्रश्न बुद्ध और महावीर काल के लिटरेचर से आ गया। फिर यहां पर है चीनी तीर्थयात्री जिसने 6ठी शताब्दी में, ये आ गया आपका गुप्त काल। तो ये गुप्त काल से जो है कि यहां पे प्रश्न आपके आ गए। फिर आप आगे बढ़िए नेक्स्ट में, तो आपका जो है चालुक्य शासक पुलकेशिन हर्ष पर विजय प्राप्त कर, देखिए हर्ष का काल है
वो हर्ष से जो है कि आपके जो है कि यहाँ पे प्रश्न आ गए, इसमें कंफ्यूजन है, कुछ डॉट है, कहीं कहीं 634 लिखता है, कहीं 618 लिखता है, जो भी है। तो आपके चालुक से आपके जो है कि प्रश्न आ गए। तो कहने का मतलब है प्रश्न जो है बहुत ही सतही है और ऊपरी स्तर का है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये 6 JPSC में हमारे प्रश्न पूछे गए थे, फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिए। क्या क्या प्रश्न है? भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल कौन सा है? दूसरा, ऋग्वैदिक जनसभा को न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, क्या कहलाती थी? दूसरा, नेक्स्ट प्रश्न है आपको यमक बुद्ध पिटक से, ये पितक लिखा है, पिटक से संबंधित है। आपको चीनी तीर्थयात्री जिसने 6ठी शताब्दी में भारत का दर्शन किया वो कौन था? और आपको चालुक शासक पुलकेशिन द्वितीय की हर्ष पर विजय का वर्ष था, कब था? ये देखिए आपके सरल प्रश्न है। अब हम लोग चलते हैं, ये आपका जो है 7 JPSC से पूछा गया प्रश्न है। इस 7 JPSC में पूछा गया है मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख जो है वह किस लिपि में लिखा हुआ था? तो अरेमाइक लिपि में लिखा हुआ था। ये आपके यहाँ पे प्रश्न है। दूसरा है चरवाक दर्शन प्रणाली, ये 6 BC से, ये आपका मौर्य से प्रश्न आ गया। ये आपको ये चरवाक दर्शन प्रणाली 4th BC से 6th BC के बीच में आपको जो है कि वहां से ये प्रश्न आपके आ रहे हैं, दर्शन से है। और नेक्स्ट में यहाँ पूर्वी भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक स्थल, ये संगम काल से है, अरिकामेडू, ये प्रश्न आपको आ गया, संगम काल से आ गया। कलहन की राजतरंगिणी की तरह इतिहास की पुस्तक गौड़वाह, ये मेडिवल का ये है, ये मेडिवल का आ गया है, इसको हम यहाँ नहीं रखें। और फिर शैव संतों के लेखन के संग्रह को 5वां वेद समझा जाता है, ये कौन सा? ये संगम काल से, फिर संगम नहीं उसके बाद का है, प्री मेडिवल के आसपास का ये जो है। और भी एक क्वेश्चन हड़प्पा का यहाँ पर है जो मिसिंग है थोड़ा सा वहाँ से। फिर हम इधर हम लोग देखते हैं, ये हमारा जो है कि बैकलॉग का है, जो NCERT से जो हिस्ट्री से जो 21 जनवरी को जो परीक्षा हुआ है उस पर हम लोग देखें, दृष्टिपात करें। सिंधु घाटी सभ्यता का परिपक्व काल क्या है? अब यहां से हमारे प्रश्न आ गए, कौन सा वेद? फिर आप वेद श्याम वेद और शुक्ल वेद से है, तो वैदिक काल से आ गया। अब नेक्स्ट हम जाते हैं, सर्वकायन शब्द किस बौद्ध? तो बौद्ध धर्म से 6 BC से या 1st AD तक है, वहां से जुड़ करके ये आ गया। और महाभारत और रामायण का संतत्व की घोषणा कब हुई? ये गुप्त काल से आपके प्रश्न आ गए। और फिर जो है रजत रांगनी का नहीं, ये आपका एंशिएंट से नहीं है, ये मेडिवल से क्वेश्चन मिसिंग है। तो ये सारे और भी कुछ होंगे, वो हम फिर आपकी विवेचना करेंगे। तो इस प्रकार प्रश्नों को देखने के बाद जो है, प्रश्नों के चरित्र को देखने के बाद जो है, हमें ये साफ पता चलता है कि जो हमारे जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो प्रश्न जो है वो सतही प्रश्न है, बहुत डीप नहीं है। लेकिन हमारे जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स की सरसरी जानकारी और समझ हमारे पास होनी चाहिए। अगर ये समझ हमारे पास होती है तो निश्चित रूप से जो है इतिहास विषय में हम अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे और अच्छा स्कोर कर सकेंगे। तो हम लोगों का उद्देश्य ये रहेगा कि हम आपको इसी YouTube चैनल पर बहुत ही सरसरी नज़र से इन सारे कालखंडों पर हम आपको दृष्टिपात कराएं, जल्दी कराएं, सरसरी नज़र से कराएं, ताकि आप उसको ग्रहण कर सके और बेहतर स्कोर जो है कि JPSC में आप प्राप्त कर सके। इसी भावना के साथ आज अपना जो है कि क्लास को आज हम यहाँ पे अंत कर रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद।